नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका थॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कुचामन सिटी नागौर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं जगदीश प्रसाद, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है और बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, मैं आज आपके साथ जुड़ने वाला हूं किसके साथ में? पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री के साथ में। आप बोर्ड पे कुछ आपको डायग्राम भी दिख रहे होंगे। ये देखिए प्यारी प्यारी सी बकरी, इसके अलावा ये देखिए गाय, इधर जो है भैंस के बच्चे हैं, और ये क्या है आपके अंकल जी ताऊ जी है जो क्या कर रहे हैं, दूध दे के आ रहे हैं। तो आपको जो बेसिक से डायग्राम देख के, चित्र देख के भी आपको पता लग ही रहा होगा कि पशुपालन विज्ञान में क्या करने वाले हैं। यही आपका पशुपालन विज्ञान है। ये 4 डायग्राम देख लीजिए, यही आपका पूरा का पूरा पशुपालन है। इसी से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखिए जरा गौर से देखिए, इस गाय की तरफ, जरा इस बकरी की तरफ, ये सारी गाय भैंस भेड़ बकरियां ही है जो आपका क्या करवाने वाली है, सिलेक्शन करवाने वाली है किसके अंदर? आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन में। लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं आपको किसके बारे में, कि आपका जो ये पशुपालन विज्ञान है इसका वेटेज कितना है। वेटेज का मतलब है आपका एग्जाम्स के अंदर है, इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस एग्जाम में थे, कितना कितना क्वेश्चन आने वाला होते हैं। देखिए बेसिक से मैं बात करूं या डायरेक्टली मैं कहूं आपको, देखिए मैं बेसिक तौर पे ये कह सकता हूं कि पशुपालन विज्ञान या एनिमल हस्बेंड्री है वो आपके एग्रीकल्चर के सिलेबस में से, टोटल एग्रीकल्चर के सिलेबस में से, किस में से? टोटल एग्रीकल्चर के सिलेबस में से आपका लगभग 1/3 भाग। 1/3 भाग का क्या मतलब होता है? करीब 30 से 35% जो है, 30 से 35% सिलेबस कवर करता है किसका? आपकी कंप्लीट एग्रीकल्चर का। चाहे मैं बात करूं आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, चाहे मैं बात करूं आपके जेट की, चाहे मैं बात करूं आपके आईसीआर के एग्जाम की, चाहे मैं बात करूं आपके बीएचयू के एग्जाम की। तो आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका पशुपालन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा सब्जेक्ट है, पढ़ने में इजी है, साथ ही साथ पढ़ने के अलावा इसका क्या है, स्कोर करने में भी इजी है। स्कोर करने का मतलब इसमें आपको क्वेश्चन इजीली कर पाते हो, अच्छे मार्क्स आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। किसके साथ शुरुआत कर रहे हैं? आज अपन शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा के साथ में। देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, किसी के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उस सब्जेक्ट का परिभाषा क्या है, कि वो सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है, उस सब्जेक्ट में अपन करने वाले क्या है, वो उस विषय में अपन किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट के प्रति एक थीम बन जानी चाहिए। जब भी मैं आपको उस सब्जेक्ट का नाम लूँ तो आपके चेहरे के ऊपर, आपके जो दिमाग में एक रोड मैप बन जाना चाहिए कि मैं जैसे ही मैं आपको कहूं कि ये सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत सारे चित्र आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लीजिए आपको पढ़नी है मैथमेटिक्स, क्या पढ़नी है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे को क्या करना पड़ेगा? जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा, मुझे साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने पड़ेंगे, मुझे गुणनखंड पढ़ने पड़ेंगे, मुझे त्रिभुज पढ़ने पड़ेंगे, मुझे चतुर्भुज पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको कहूं कि केमिस्ट्री, जैसे ही मैं केमिस्ट्री का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे जो भी तत्व होते हैं वो आपके दिमाग में आते हैं। साथ में केमिकल्स आते हैं आपके दिमाग में, अलग अलग बेंजीन की रिंग वगैरह आती है, जो भी आते हैं आपके दिमाग में क्या है, उस सब्जेक्ट के प्रति एक थीम बन जाती है। वैसे ही मैं कहूं आपके दिमाग में कि पशुपालन विज्ञान, तो मैं आपके दिमाग में जानना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने नाम लिया कि पशुपालन विज्ञान, आपके दिमाग में क्या चीज आई कि अपन क्या करने वाले हैं? पशुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? पशुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मैंने नाम ही लिखा पशुपालन विज्ञान, तो जाहिर सी बात अपन पशुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह तो नहीं, नाम तो लिख दिया मैंने पशुपालन, और उसमें पढ़ रहे हैं मनुष्य के बारे में या पढ़ रहे हैं अपन फसलों के बारे में, वैसा तो होना नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है पशुपालन विज्ञान की? परिभाषा होती है पशुपालन विज्ञान की कि पशुपालन विज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान की एक शाखा है। क्या है?
कृषि विज्ञान की एक शाखा है और जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, पालतू पशुओं का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, पालतू पशुओं का अध्ययन करते हैं। और पालतू पशुओं का अध्ययन किस किस बात में बात करेंगे अपन, पालतू पशुओं की बात करें तो पालतू पशुओं में अपन क्या क्या करने वाले हैं, उनके आवास के बारे में, उनके आहार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, साथ ही साथ उनमें प्रजनन के बारे में अपन क्या करने हैं, बात करने वाले हैं। प्रजनन के साथ साथ में देखिए ये 4 चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी, क्या क्या है, आवास, आहार, स्वास्थ्य और इनके प्रजनन। इनके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर मैं ये कहूं कि एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो होता है इनके द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पाद। क्या है, इनके द्वारा जो प्राप्त होने वाले हैं उत्पाद, उनके बारे में भी अपने को क्या है, अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पशु के बारे में पढ़ना तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ उनके उत्पादों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। बाकी के आपका जो ये 4 चीजें मैंने लिखवाई है, आवास, आहार, स्वास्थ्य और प्रजनन, ये आपका है 50% सिलेबस कवर करती है। जबकि केवल उत्पाद, इनके जो उत्पाद है वो आपका लगभग 50% सिलेबस कवर करने वाला है। कितना सिलेबस कवर करने वाला है, 50% सिलेबस। तो देखिए जो भी 50% क्वेश्चन समझने वाले हैं वो क्या किसके बारे में आने वाले हैं, इनके उत्पादों के बारे में। जबकि 50% जो क्वेश्चंस है ये एक रेंज बता रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है कि 50% आएंगे, हो सकता है 60% ही आ जाए, हो सकता है 40% भी आ जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन देखते हैं कि लगभग 50% एवरेज इनके उत्पादों के संबंधित अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 50% है जो इनके आवास, आहार, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको सीधा सीधा डेफिनेशन समझ में आई गई होगी कि पशुपालन विज्ञान क्या है। पशुपालन विज्ञान क्या है, पालतू पशुओं के बारे में, उनके आवास के बारे में, आहार के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इनके जो उत्पाद अपने को मिलते हैं उसके बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। देखिए इसी डेफिनेशन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया है। सर अब आप कहोगे सर इतनी सी 2 लाइनों के अंदर आप सिलेबस कैसे कवर करवा सकते हो, हमारे पास तो जो सिलेबस पड़ा है बड़ा लंबा चौड़ा पड़ा है, बहुत ही आधे पेज का सिलेबस पड़ा है, आप तो कह रहे 2 लाइन में सिलेबस हो गया है। जी बिल्कुल ये 2 लाइन का सिलेबस है। देखिए कैसे है 2 लाइन का सिलेबस। सबसे पहले अपन ने लिखा है पालतू पशु, डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है, पालतू पशु। मैं बात करूं पालतू पशु की तो पालतू पशु कौन से होते हैं, जिनको अपन घर पे या अपने खेत में या मैं कहूं अपनी राजस्थानी भाषा में कहते हैं बाड़े में रखते हैं, वो वाले पशु कौन से होते हैं, पालतू पशु। क्या अपने घर पर शेर को रखते हैं क्या बेटा, नहीं रखते हैं। क्या अपने घर पर अपन लोमड़ी को रखते हैं क्या, नहीं रखते। तो फिर कौन से पशु रखते हैं अपन अपने घर पर, अपने घर पर रखते हैं कौन कौन से पशु। नंबर 1 बात करूं तो गाय रखते हैं, नंबर 2 भैंस रखते हैं, इसके अलावा बकरी रखते हैं, बकरी के अलावा मैं बात करूं तो भेड़ रखते हैं, भेड़ के अलावा ऊंट रखते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पशु है जो रखते हैं, जैसे घोड़ी रखते हैं या फिर कुछ लोग गधे भी रखते हैं। तो उन सब के बारे में अपन क्या है पढ़ने वाले हैं। और वो कौन से पशु है, पालतू पशु है आपके। किस प्रकार के पशु है, पालतू पशु है। और इन पशुओं के बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनका फैमिली क्या है, इनका कुल कौन सा है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पशु की जो है अलग अलग पशुओं की नस्लें कौन कौन सी है, जैसे गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं, बकरी की कौन कौन सी नस्लें हैं, भेड़ की क्या कौन कौन सी नस्लें हैं, ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं। नस्लों के अलावा इनके अपन बेसिक प्रोडक्शन, इनके उत्पादन से संबंधित डाटा भी पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा गायों का उत्पादन, मतलब गायों की जनसंख्या कहाँ है, गायों का जो दूध है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। इसके अलावा राजस्थान के बारे में भी अपन क्या है अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गायें कहाँ हैं, सबसे ज्यादा गाय के दूध का उत्पादन कहाँ होता है। ये सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं, इन पालतू पशुओं के बारे में बात करने वाले हैं। पालतू पशु के बाद अपने अगले वाला जो टर्म है, अगले वाला जो शब्द है वो कौन सा है, इनका आवास। देखिए अपन पालतू पशु लेके आ रहे हैं, मान लीजिए मैं आप अपने घर पे क्या लेके आ रहे हैं, एक भैंस लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, एक भैंस लेके आ रहे हैं। भैंस आपने सब लोगों ने देखी होगी, बड़ी सी भारी सी लूठी सी एक जानवर होता है जिसके 10-12 तो सींग होते हैं। ऐसे होता है क्या, 10-12 सींग होते हैं क्या भैंस के? नहीं गुरुजी आप तो पागल बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। भैंस के 2 ही सींग होते हैं। जी हाँ 2 ही सींग होते हैं और 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। बड़ी ज्ञान की चीज बात बताई गुरुजी आपने, ये तो एग्जाम में आने लायक बात है। क्या है क्या एग्जाम में आने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
ऐसी चीजें थोड़ी पूछी जाती है कि भैंस के कितने पैर होते हैं, भैंस के कितने कान होते हैं, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि भैंस लेके आए अपन घर पर, अपने गेट पे भैंस का स्वागत किया। क्या किया भैंस का स्वागत, उसको तिलक लगाया, उसको राखी वाखी बांधी, अब घर पे लेके आ गए। घर पे तो लेके आ गए, लेकिन अब करेंगे क्या उस भैंस का, उसको खड़े खड़े देखते रहेंगे या फिर कुछ और करेंगे? नहीं गुरुजी, खड़े खड़े देखते तो कैसे रहेंगे, खड़े खड़े देखते रहने से तो क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे? उस भैंस को क्या करना पड़ेगा अपने को, रहने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था उसके लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने को? आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं आप भैंस लेके आए सब, और भैंस को क्या है, मैं जैसे मान लीजिए आप भैंस लेके आए और अपने बेडरूम में लेके गए, साथ में बेडरूम में एक बेड पे आप सो रहे हैं, दूसरे बेड पे आपने भैंस को लेटा दिया। दूसरे रूम में गए, वहां पे आपका एक बेड पे भाई सो रहा है, उसके पास में एक बेड पे 2-4 बकरियां लेट रही है, साथ में उसके आसपास में क्या लेट रही है, 2-4 भेड़ें लेट रही है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता गुरुजी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपन पशु को अपने से दूर रखते हैं, अलग जगह रखते हैं, और अपन है वो अलग जगह रहते हैं। तो इसलिए अपने को क्या है, पशु के आवास की उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। ये तो नहीं अपन भैंस को कोई नैन मटक्का करने के लिए ला रहे हैं, ना ही उसके कोई बाल वाल रेशमी होते हैं, न कोई उनकी जुल्फे उल्फे कुछ ऐसी होती है। जुल्फ उल्फ से मुझे कुछ दोस्त एक लाइन याद आ रही है। वो लाइन क्या याद आ रही है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। क्या है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, अभी तो मैं उलझा हुआ हूं किसमें, अपना वक्त सुलझाने में। किसमें उलझा हुआ हूं मैं? अपना वक्त सुलझाने में उलझा हुआ हूं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी जुल्फे भी क्या है, सुलझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, दो चीजें अपन ने बात कर लिए, पशु, सब पालतू पशु कौन कौन से हैं, साथ ही उनके आवास के बारे में। थर्ड जो पोर्शन है अपना क्या है, पशु का आहार। क्या है? आहार। आहार से आपका क्या मीनिंग होता है? आहार का मतलब होता है भोजन। क्या मतलब होता है? भोजन। मतलब आप जो अपन पशु लेके आ रहे हैं उसको क्या खिलाने वाले हैं। आप पशु लेके आ रहे हो, उसको खूंटे पे बांध देते हो तो क्या वो अपने आप दूध देने लगता है? उसमें या पेट्रोल डाले तब वो दूध देगा? नहीं गुरुजी, पेट्रोल डालने से तो गाड़ी चलती है, भैंस कैसे दूध देगी? जी बिल्कुल नहीं देगी। गाय कैसे दूध देगी? नहीं देगी। तो उसको क्या करवाना पड़ेगा आपको? खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पिलाना पड़ेगा उसको? आपको क्या क्या खिलाना पिलाना पड़ेगा? सूखा चारा, उसको आपको हरा चारा, इसके अलावा आपको उसको खली। खली का मतलब होता है अपने जो कहते हैं ना मारवाड़ी में बंटा, कि भैंस ने बंटो देणु है, वही बंटो। तो क्या खिलाना अपने को? भैंस को खली खिलानी है, उसको सूखा चारा भी खिलाना पड़ता है, हरा चारा भी खिलाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एनिमल, पशु के अनुसार अपने को उसको क्या है, भोजन देना पड़ता है। यदि आपका पशु है वो दुधारू है, आप दूध उससे निकाले तो उसको क्या क्या आपको भोजन में देना है, आहार में देना है। यदि आप अपने पशु किस में काम में ले रहे हैं, कृषि के काम में ले रहे हैं, तो आप उसको क्या भोजन देने वाले हैं। यदि आप पशु है आपका, उससे ऊन उत्पादन कर रहे हैं या फिर आप उससे मीट उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उसको किस प्रकार का भोजन दोगे, वो सारी डिटेल भी अपन 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? आहार के अंदर। 3 चीजें आ गई है, क्या? पालतू पशु, आवास, आहार। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसका? स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ। और सॉइल हेल्थ कार्ड की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, सॉइल हेल्थ कार्ड, हेल्थ से मुझे याद आया क्या, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये कब जारी किया गया था? 2015 के अंदर। कब जारी किया गया था? 2015 के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। तो स्वास्थ्य के अंदर बात कर रहे हैं अपन, किसके स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं? पशु के स्वास्थ्य के बारे में। पशु का स्वास्थ्य क्या होता है? पशु के स्वास्थ्य से सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका पशु बीमार तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रखी है, उसका जो शरीर है किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, या फिर उसके शरीर पे किसी भी प्रकार की भौतिक रूप से कोई चोट तो नहीं लगी हुई है, कहीं से कटपट तो नहीं रखा है, कहीं हाथ पैर उसके टूटे फूटे तो नहीं है, कहीं सींग तो नहीं तोड़ के लेके आ गई आपकी भैंस गाय।
तो वो भी उसके स्वास्थ्य का भी आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर पे कोई भैंस है, गाय है, ठीक है, वो फूल गई है, मतलब हर रोज जो कंडीशन होती है उसकी बजाय वो आपको मोटी मोटी लग रही है, तो आप क्या सोचोगे, सर आज तो हमारी भैंस ने खूब चारा खाया है, खूब पिया है, तो आज हमारी भैंस मोटी मोटी लग रही है, तो इसके वजह से अपने को क्या है आज दूध ज्यादा देने वाली है। क्या करने वाली है, दूध ज्यादा देने वाली है। क्या ऐसा होगा क्या, आपकी भैंस है या गाय है या भेड़ है या बकरी है, नॉर्मल जो आपकी जो मोटाई है उसकी बजाय कभी आपको एक दिन जाके देखते हो तो आपको लगता है कि वो उसकी बजाय काफी मोटी दिख रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जो भैंस है, गाय है, जो भी आपका पशु है, उसने चारा ज्यादा खाया है और चारा ज्यादा खाया तो वो आपकी दूध ज्यादा देगी। क्या ऐसा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं देगी। यदि आपका भैंस जो क्या है भोजन की वजह से कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से यदि फूल गई है, तो वो खाने की वजह से, उसकी डाइट की वजह से नहीं हुआ है, उसके अंदर शरीर के अंदर क्या है गैस बन गई है, गैस जो बाहर नहीं निकल रही है, जिसके अंदर क्या है, जिसके कारण क्या है उसका पेट फूल गया है, जिसको अपन कहते हैं आफरा आना। क्या कहते हैं, आफरा आना। ये एक है पशु की बीमारी, आफरा। आफरा आ जाता है कई बार, क्या है पशु ज्यादा खा लेता है या कुछ उल्टा सीधा खा लेता है या कुछ भी, कई बार शरीर में कोई छोटा मोटा जानवर है वो खा लेती है कोई पशु, तो उसके शरीर में क्या है आफरा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है उसका वो पशु है बीमार हो जाता है, और बीमार होने की वजह से क्या है वो कम उत्पादक हो जाता है, मतलब उससे जो उत्पादन प्राप्त होता है रोज डेली, वो उसकी बजाय कम दूध देने लगती है, उसके द्वारा अपने को क्या होता है हानि होती है। चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य के बारे में भी अपने को क्या है पढ़ना है पूरी डिटेल, साथ ही साथ अपने को उसके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य के बाद में मैं बात करूं, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका प्रजनन। क्या चीज है, प्रजनन। पशु के प्रजनन के बारे में भी अपने को क्या है अच्छे से अध्ययन करना है। प्रजनन का मतलब होता है कैसे पशु अपना नई संतति पैदा करता है, अपना वंश बनाए रखता है, साथ ही साथ किस उम्र में वो है अपना प्रजनन करने वाला है। तो प्रजनन में अपन क्या पढ़ेंगे कि पशु को कितनी उम्र में क्या करवाना चाहिए, साथ ही साथ एक बार ब्याह गया था दूसरी बार ब्याहने के बीच में कितना गैप रखना चाहिए, साथ ही साथ उसके क्या क्या लक्षणों को देख के अपने को पता लगाना चाहिए कि अभी पशु को ज्ञापन करवाना चाहिए। तो ये सारी डिटेल भी अपन क्या करने वाले हैं प्रजनन के अंदर, साथ ही साथ अपन क्या करने वाले हैं इसमें अलग अलग नस्लों के बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस किस नस्ल का प्रजनन करवा सकते हैं। कोई अपने को अच्छी क्वालिटी वाली जो ब्रीड चाहिए, कोई नस्ल चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करवाते हैं पशुओं का प्रजनन करवा के एक अच्छी क्वालिटी वाली जो नई जो नस्ल है वो अपन तैयार कर सकते हैं, किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा या ब्रीडिंग के द्वारा। देखिए दोस्तों, अपने जो ऊपर के 4 शब्द है वो आ गए अपने पास, कौन कौन से, आवास, आहार, स्वास्थ्य और प्रजनन। अभी डेफिनेशन में अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बची है कौन सी, वो बची हुई है आपके पास उत्पाद। देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था, डिस्कस किया था, ये कितना % सिलेबस कवर करने वाला है, 50% सिलेबस कवर करने वाला है। कौन सा, उत्पाद। तो देखिए उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं, उत्पाद आपके हो सकते हैं पशुओं के दूध। आप गाय भैंस भेड़ बकरी रख रहे हो, किस लिए रख रहे हो, उनसे दूध लेने के लिए रख रहे हो, या ऐसे ही अपने मॉडल वॉलिंग कुछ नेड़ मटक्का करवाने के लिए भैंस को रख रहे हो, या फिर आपको घर की शो बनाने के लिए आप भैंस बांध रखी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं गुरुजी हमारे घर के सामने 4 भैंसें लाके खड़ी कर रखी है, वो किस लिए खड़ी कर रखी है, ताकि हमारे मकान है वो बड़े तगड़े लगे, अच्छे डिजाइन में दिखे। ऐसा तो नहीं है। आप किस लिए रखोगे, उससे दूध प्राप्त करने के लिए रखोगे। इसके अलावा आप हो सकता है उसको किस लिए रख सकते हो, मांस प्राप्त करने के लिए रख सकते हो। किसके लिए, मांस के लिए। इसके अलावा आपको भेड़ और बकरी जो होती है उनको किस लिए भी पाल सकते हो आप, उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, भेड़ और बकरियों का पालन कर सकते हो। तो मुख्य रूप से आपके उत्पाद कौन कौन से हैं, दूध है, मांस है, ऊन है, ये तो मुख्य उत्पाद है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे उत्पाद है, जैसे आपका पशु है, मृत्यु हो गई है पशु की, तो उसके द्वारा उसका चमड़ा है वो काम में ले सकते हैं, उसके सींग काम में ले सकते हैं, उसके खुर काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट अपने पशुओं से मिलते रहते हैं। तो देखिए ये सारे क्या है अपने पशु से मिलने वाले उत्पाद है, और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास वो है कौन सा, दूध।
केवल दूध अकेला ही नहीं है, दूध अपनी पूरी फैमिली रखता है, पूरा परिवार रखता है, अकेला नहीं आता, पूरी की पूरी गैंग साथ में लेके आता है। और गैंग में कौन कौन साथ में आते हैं इसके? दूध के साथ साथ में इसका छोटा मोटा भाई पनीर और छेना और पनीर आते हैं, साथ साथ में इसके द्वारा घी भी लेके आता है, इसके अलावा ये मक्खन भी लेके आता है, और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है, इनके बारे में भी अपन क्या है पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर? पशुपालन के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन जो परिभाषा थी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। साथ ही साथ में आपको जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल तो पता चली होगी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन इस सब्जेक्ट के अंदर। पालतू पशुओं की बेसिक डिटेल पढ़ने वाले हैं, उनके आवास के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके आहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य उनकी हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेल्थ के अलावा उनके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? उनके प्रजनन से रिलेटेड जो भी डिटेल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रजनन के अलावा मैं बात करूं तो इनके द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पादों की भी अपन क्या है बात करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पशुपालन की परिभाषा साथ ही साथ इसका सिलेबस भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं पशुपालन क्या है। पशुपालन है एक कृषि विज्ञान की शाखा जिसमें अपन क्या करने वाले हैं? पालतू पशुओं के आहार के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, साथ ही साथ इनके द्वारा जो उत्पाद है, इनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद है, उनके बारे में अपन क्या है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड तक। वो है कृषि व पशुपालन का अर्थव्यवस्था में योगदान। किसमें योगदान? अर्थव्यवस्था में योगदान। देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी देश या किसी राज्य की आमदनी, मतलब जो कमाई करता है कोई देश या कोई राज्य, वो उसकी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। देखिए अपन पढ़ रहे हैं पशुपालन, तो अपन पशुपालन में जैसे मान लीजिए आप लार्ज स्केल पे बड़े लेवल पे आपके घर पर पशुपालन कर रहे हैं, आपके घर पर 150 गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां पाल रखी है, तो क्या उन सभी का उत्पाद है जो उनसे आप प्रोडक्ट मिल रहा है, दूध मिल रहा है या फिर मीट मिल रहा है या ऊन मिल रहा है, क्या आपका सारा का सारा आपके घर पे उपयोग हो जाता है? नहीं होता। आप उसको क्या करते हो? मार्केट में बेचते हो। उससे क्या होता है? पैसे मिलते हैं या इनकम जनरेट होती है, और इनकम से क्या होती है? देश को अर्थव्यवस्था में वो जो इनकम आपको मिलती है उससे क्या है देश की अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है। तो आपका जो कृषि व पशुपालन है देश की अर्थव्यवस्था में एक है बड़ा रोल निभाते हैं, बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था या किसी जो होती है आपकी देश की या राज्य की, उसको अपन नापते हैं किसमें? जीडीपी में, या उसको अपन कहते हैं जीडीपी। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको अपन क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। सर ये जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहे तो इसको कहते हैं अपन सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी आपकी अर्थव्यवस्था है उसको अपन क्या कहते हैं? जीडीपी। जो भी आपकी इनकम होती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो रही है, किसी भी स्रोत से हो रही है, कहीं से भी आ रही है, सबको मिला के जो एक देश की या किसी राज्य की आमदनी होती है, आय होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? जीडीपी। मान लीजिए मैं बात करूं भारत की। किसकी बात करूं? भारत की। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? भारत की। तो भारत में देखिए इनकम के आय के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो भारत में आय का स्रोत है, सबसे बड़ा आय का स्रोत है भारत में, वो क्या है? वो है सेवा। सेवा जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस या सेवा। सर ये सर्विस वही तो नहीं, कहीं हम सुबह शाम रात को बैठते हैं अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, उनके हाथ पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो क्या है अपने को 10-5 रुपए दे देते हैं, तो वो हमारी इनकम होती है। क्या वही सेवा है? क्या वही सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या देश में? नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हो। वो वाली सेवा नहीं है ये आपकी, ये दूसरी सेवा है। ये सेवा कौन सी है? ये सेवा वो सेवा है जो भारत सरकार आपको प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन सी सेवाएं हैं जो भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है? जैसे मान लीजिए आपको रेलवे,
रेलवे कौन प्रोवाइड करवा रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, सेवा दे रहा है। आपको यहाँ से लाने ले जाने का काम कौन करता है? रेलवे। तो वो सेवा दे रहा है, नहीं दे रहा? इसके अलावा बात करूं मैं डाक भी कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। आपको पत्र भेजना है, किसी को लेटर भेजना है, किसी प्रेमिका को प्रेम संदेश भेजना है, तो किसके द्वारा भेजोगे आप? डाक के द्वारा भेजोगे। तो वो भी क्या है? एक तरह की सेवा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका संचार का मतलब जो आप इंटरनेट पैक करवाते हो, 199 299 रुपए वाला इंटरनेट पैक, या फिर आप मोबाइल यूज में लेते हो, टेलीफोन यूज में लेते हो, टीवी देखते हो, जो भी संचार के माध्यम है वो भी क्या है? एक सेवा है। किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। उससे भी क्या है? देश को इनकम जनरेट होती है, देश के लिए क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। तो सेवा से सबसे ज्यादा है आपको क्या है? देश में, भारत में, चाहे मैं बात करूं राजस्थान में भी सेम ही है, राजस्थान में और भारत में सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो किसके द्वारा होती है? सर्विस या सेवा के द्वारा होती है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, वो कौन सा है? वो है आपका उद्योग। क्या है? उद्योग। दूसरा जो सेकंड आपका आमदनी का, आपकी इनकम का सोर्स है देश की, चाहे मैं बात करूं राजस्थान की, दोनों में सेम ही डाटा है कि जो आय है सेकंड पोजीशन पर किसके द्वारा प्राप्त होती है? वो होती है आपके उद्योगों के द्वारा। उद्योगों में कौन कौन से उद्योग है? चाहे मैं कह सकता हूं कागज उद्योग, बर्तन उद्योग, इसके अलावा आपके ये और भी बहुत सारे उद्योग है, जैसे कह सकते हैं सीमेंट उद्योग, या मार्बल, आप कह सकते हैं मार्बल, या जो भी आपके उद्योग धंधे लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, उनसे भी क्या है? देश को आमदनी होती है। वो क्या करते हैं? नए नए आपके जो नई नई सेवाएं आपको क्या है? प्रोवाइड करवाते हैं उद्योगों से। नए नए क्या है आपको? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो सेकंड अपना सोर्स है सबसे बड़ा आमदनी का, वो कौन सा है? वो है उद्योग धंधे। कौन सा है? उद्योग धंधे। सबसे जो ज्यादा तो आमदनी हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? सर्विस के द्वारा, सेवा के द्वारा। जबकि आपका सेकंड लार्ज जो पोर्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है? आपका उद्योग धंधों के द्वारा। कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं? कागज के उद्योग लगाए जाते हैं, आपके बर्तनों के उद्योग लगाए जाते हैं, सीमेंट के उद्योग लगाए जाते हैं, और भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, उनके द्वारा भी क्या आपको इनकम प्राप्त होती है। और थर्ड जो पोर्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, अपने लिए उपयोगी, एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी है, वो कौन सा है? कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो इनकम देने वाला सोर्स है वो कौन सा है? वो है आपका कृषि। कौन सा है? कृषि या एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के द्वारा है, थर्ड पोजीशन पर है, देश की आमदनी में सहयोग दिया जाता है। मतलब जो भी देश की इनकम हो रही है उसमें कृषि भी बहुत बड़ा योगदान देती है। देश में जो भी पैसे आते हैं, धन दौलत आती है, जो भी आपका आमदनी हो रही है उसमें कृषि का भी क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा तो है वो किसके द्वारा आ रही है? आपकी सेवा के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? सबसे ज्यादा सेवा के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा। उसके बाद में बात करो तो किसके द्वारा हो रही है? उद्योग धंधों के द्वारा। और उसके बाद में आपका कृषि के द्वारा। यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले कि कृषि का भारत की आमदनी में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा? थर्ड स्थान। मतलब जो आमदनी हो रही है टोटल, उसमें से फर्स्ट रैंक किसकी आ गई? अपने सेवा की, सेकंड रैंक उद्योग की, और थर्ड रैंक किसकी आ गई? अपने कृषि की। किसकी आ गई? कृषि की। सेम ही है, राजस्थान में भी यही है और भारत में भी यही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी याद में रखनी है, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। अभी देखिए
चलिए अपन पढ़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। तो अभी देखिए अपने पास दो चीजें लिखी हुई थी, एक तो कृषि का, दूसरा है पशुपालन का योगदान। पहला तो अपने पास है कृषि का। तो देखिए कृषि का देश की जीडीपी में योगदान, देश की जीडीपी में योगदान। देखिए कृषि, मैं अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, ना कि पशुपालन का। किसका बात कर रहा हूं मैं? एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर जो आपकी है वो कितना % योगदान दे रही है देश की जीडीपी में? वो दे रही है आपका, कितना % दे रही है दोस्तों? वो दे रही है आपका 19.9%। कितना प्रतिशत दे रही है? 19.9%। ये कब की है? पिछले साल की, मतलब 2020-21 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। उसके अकॉर्डिंग कितना % है? 19.9%। मतलब जो भी आपकी देश की इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है, टोटल जो आय हो रही है, टोटल जो जीडीपी है, उसके अंदर 19.9% जो योगदान है वो किसका है? आपका कृषि का है। टोटल कृषि का बता रहा हूं मैं, अभी पशुपालन का नहीं बता रहा हूं। पशुपालन कृषि के अंदर ही शामिल है, अभी बाहर नहीं आया, बाहर भी निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद में पशुपालन को। अभी अपन केवल कृषि का बात कर रहे हैं। कितना % है? 19.9%। पिछले साल की बात करूं मैं, लास्ट ईयर, इस बार है जो कृषि का योगदान जीडीपी में बढ़ा है, पहली बार बढ़ा है, बहुत करीब शायद 17 साल बाद में या 20 साल बाद में कृषि का जो योगदान है देश की जीडीपी में बढ़ा है। देखिए पिछली साल था आपका 17.76%। आपको दोनों डाटा याद में रखने हैं, क्या पता पिछला डाटा पूछ ले। लास्ट ईयर जो योगदान था वो था 17.76%, जबकि इस साल है वो कितना हो गया आपका? 19.9%। किसके अंदर? देश की जीडीपी के अंदर किसका योगदान पड़ रहे हैं? कृषि का योगदान। अभी देखिए आपको याद रखना है कृषि का योगदान कितना है? 19.9%। सेकंड बात कर रहा हूं मैं अब पशुपालन की। किसकी बात कर रहा हूं? पशुपालन की। पशुपालन का देश की जीडीपी में योगदान। किसमें योगदान? जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में आपका पशुपालन है वो कितना योगदान दे रहा है? तो देखिए देश की जीडीपी में आपका जो पशुपालन है वो कितना योगदान दे रहा है? वो दे रहा है आपका 5.26%। कितना दे रहा है? 5.26%। टोटल जो देश की इनकम हो रही है उसमें से पशुपालन, ओनली पशुपालन, एग्रीकल्चर अपने ऊपर पढ़ लिया है। पशुपालन हालांकि एग्रीकल्चर में शामिल है, उसमें अभी अलग नहीं किया, वो अपन अगले पार्ट में अलग करेंगे। लेकिन केवल और केवल पशुपालन का जो योगदान है देश की जीडीपी में वो कितना है आपका? 5.26%, 5.26%। पिछली साल की बात करूं मैं, लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर जो योगदान था वो कितना था आपका? वो था 4.11%। तो पशुपालन का भी योगदान बढ़ा है इस बार, और एग्रीकल्चर का भी योगदान क्या है? देश की जीडीपी में बढ़ा है। ठीक है, चलिए अपन ने बात कर ली दो कि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 19.9, और पशुपालन का देश की जीडीपी में योगदान कितना है? वो है आपका 5.26%। अभी जो नेक्स्ट जो अपना बात है, कंफ्यूज करने वाला है, डबल स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्या कर आते हैं? क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। देखिए अभी मैं लिख रहा हूं पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान। देखिए पहले तो अपन ने क्या पढ़ा था? देखिए अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था क्या? कि कृषि का देश की जीडीपी में योगदान। अभी अपन पढ़ रहे हैं किसका? पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान। पहले तो अपन पढ़ रहे थे पशुपालन का देश की जीडीपी में और कृषि का देश की जीडीपी में। अभी अपन पढ़ रहे हैं पशुपालन का
केवल कृषि की जीडीपी में। अभी अपने देश वाली जीडीपी को याद में नहीं रखना है, केवल अपने को कौन सी जीडीपी रखनी है, ये वाली जीडीपी प्लस ये वाली जीडीपी। देश की जो जीडीपी है उसको साइड में रखिए अभी। तो पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान कितना है आपका, वो है आपका 29%। मतलब आपकी जो टोटल कृषि से आमदनी हो रही है उसमें से 29% जो योगदान है वो कौन दे रहा है, पशुपालन दे रहा है। देखिए एग्रीकल्चर, अभी आपका कंफ्यूज आप हो सकता है, कंफ्यूज आपका बढ़ रहा होगा, अभी दूर कर देते हैं। देखिए आपके पास ये है क्या, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को मेजरली आप क्या कर सकते हो, 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। किसमें किसमें, नंबर 1 आपके पास है एग्रोनॉमी। क्या है, एग्रोनॉमी, जिसको अपन कहते हैं सस्य विज्ञान, ठीक है। दूसरी अपने पास हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर, जिसको अपन कहते हैं उद्यान विज्ञान। और थर्ड है वो अपने पास पशुपालन। क्या है, पशुपालन। एग्रीकल्चर में ये 3 ही चीजें हैं मुख्य, आगे तो हालांकि और क्लासिफिकेशन है, लेकिन मुख्य ये 3 ही पोर्शन है। जब अपन फसलों की बात करते हैं तो किसमें करते हैं, सस्य विज्ञान में। जब अपन उद्यानिक फसलों की बात करते हैं, फल फ्रूट सब्जियों की, तो किसमें करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। और जब अपन पशुपालन की बात करते हैं तो किसमें करते हैं अपन, पशुओं के बारे में बात करते हैं तो किसमें करते हैं, पशुपालन में। तो आपकी जो टोटल जीडीपी है एग्रीकल्चर की, वो मिला के तो किन किन से मिला के बनती है आपकी, इसको मिलाऊं एग्रोनॉमी को प्लस आपकी हॉर्टिकल्चर प्लस पशुपालन, ये तीनों मिला के क्या बना रही है आपकी एग्रीकल्चर की जीडीपी। अब इसमें से यदि मैं ये निकाल लूं पशुपालन, क्या निकाल लूं, पशुपालन, ये तो ये पशुपालन है, उसमें कितना योगदान दे रहा है, वो दे रहा है आपका 29%। अभी समझ में आया क्या, समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं आया है तो एक बार और बताता हूं। देखिए टोटल जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, एग्रोनॉमी से मिल सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से मिल सकते हैं, और आपका पशुपालन से मिल सकते हैं, ठीक है। टोटल मान लीजिए आप एग्रीकल्चर की जीडीपी 100 है, कितनी है, 100 है। 100 में से आपका हो सकता है एग्रोनॉमी का अलग योगदान है, हॉर्टिकल्चर का अलग योगदान है, और आपकी पशुपालन का अलग योगदान है। उस 100 में से आपकी पशुपालन का योगदान कितना है, 29% है। कितना है, 29% है। यह सबसे कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोच समझ के क्वेश्चन को बार बार पढ़ के, 2-3 बार पढ़ के समझ कर बाद में आंसर देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में या तो ये पूछ सकता है कृषि की जीडीपी, कृषि का देश की जीडीपी में योगदान। दूसरा पूछ सकता है पशुपालन का देश की जीडीपी में योगदान। तीसरा पूछ सकता है पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान। सबसे टफेस्ट जो सवाल है, जो टफेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, वो यही है कि पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान। लोग क्या करके आ जाते हैं, पशुपालन का योगदान देके डायरेक्ट ये ठोक के आ जाते हैं, तुक्का, कितना 5.26%, और उनके क्या आता है -1/3 मार्क आ जाते हैं, माइनस मार्किंग हो जाती है कितनी, 1/3, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी देश के बारे में। ये अभी भारत की बात कर रहे हैं, किसकी, भारत की जीडीपी की बात कर रहे हैं। भारत की जीडीपी में आपको 3 चीजें याद रखनी है, क्या क्या, कृषि का योगदान कितना है आपके 19.9, पशुपालन का योगदान कितना है 5.26, और आपका पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान कितना है आपका 29%, ठीक है। चलिए ये बात कर ली अपन ने किसकी, भारत की। अब बात करते हैं अपन किसकी, राजस्थान की। राजस्थान में भी तो कुछ ना कुछ इनकम होती होगी। यहाँ ये तो है नहीं, धूल ही उड़ती रहती है पूरे 12 महीने। यहाँ पर भी तो भेड़ बकरियां पशुपालन किया जाता है, खेती की जाती है, तो यहाँ के लोग भी तो पैसे कमाते होंगे, वो भी तो कुछ खाते पीते होंगे। उन्होंने भी तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई होगी, उन्होंने भी तो अच्छी अच्छी गाड़ी या मोटरसाइकिलें खरीद रखी होगी, तो उनके पास आमदनी कहाँ से आई है, उन्होंने भी तो क्या है, कुछ ना कुछ काम धंधा किया ही है। तो देखिए ऊपर वाले में अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी कृषि का, अब पढ़ रहे हैं अपन राजस्थान की जीडीपी। क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान की जीडीपी। ऊपर अपन ने पढ़ा था देश की जीडीपी, कृषि का राजस्थान की जीडीपी में योगदान, राजस्थान की जीडीपी में योगदान, ठीक है।
भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान था 19.9%, जबकि राजस्थान में कृषि का योगदान है वो ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान के लोग ज्यादा कृषि करते हैं बजाय दूसरे राज्यों के। तो राजस्थान के अंदर कृषि है, उसका योगदान जीडीपी में कितना है, वो है आपका करीब करीब 25%। कितना है? 25% है। वो किसके द्वारा आपको मिल रहा है? एग्रीकल्चर के द्वारा मिल रहा है। किसको? राजस्थान की जीडीपी को। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट बात करूं किसकी? कि पशुपालन का। किसका? पशुपालन का राजस्थान की जीडीपी में योगदान। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? पशुपालन की। पहले मैंने बात की थी कृषि की, अब बात कर रहा हूं मैं किसकी? पशुपालन की। बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन का राजस्थान की जीडीपी में योगदान है वो कितना है? 10%। ये इसी में शामिल है, लेकिन टोटल जो 25% है, 25 में से 10% किसका है? पशुपालन का है। किसका है? पशुपालन का। देश की जीडीपी में कितना राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना है? 10%, जबकि पहले अपन देश की पढ़ रहे थे तो देश की जीडीपी में कितना था? 5.26%। मतलब देश की जीडीपी में पशुपालन का योगदान कम है, जबकि राजस्थान की जीडीपी में देश की जीडीपी की बजाय डबल है। उसमें 5.26 था, जबकि इसमें कितना है? 10% है। चलिए, अभी जो नेक्स्ट वाला था अपना थर्ड वाला पोर्शन, वो ये था कि पशुपालन का राजस्थान की कृषि की जीडीपी में योगदान। कृषि की जीडीपी में योगदान, तो ये कितना प्रतिशत है? ये है आपके कितना? करीब करीब 40% है। कितना है? 40% है। देखिए, बाई चांस अगर आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज होता हो आपको, या भूल जाए आप लोग, तो इसको निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है। आपको ऊपर जो दो चीजें दी है उनसे ही आपका ये निकल जाएगा थर्ड वाला पोर्शन। तो ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा बता देते हैं। ऊपर आपके लिखा हुआ है राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 25%। और पशुपालन का राजस्थान की जीडीपी में योगदान कितना है? वो है आपका 10%। देखिए, अब 10 है, उसको क्या करना आपको? नीचे रखना है, ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है आपको? 25। कितना रखना है? 25। इसको गुणा करवाइए आप किससे? 100 से। करवा दिया? 25 चौका 100। भाग देना आता है। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 गुणा 10 बराबर कितना हो गया आपका? 40%। कितना हो गया? 40%। और अपन ने अभी यही देखा था कि पशुपालन का राजस्थान की कृषि की जीडीपी में योगदान कितना है? 40%। यही सिस्टम आप ऊपर वाले में भी कर सकते हो। आसान सा तरीका है। जो आपकी पशुपालन की जीडीपी है उसके अंदर आप जो कृषि की जीडीपी है उसका परसेंट निकाल लीजिए, वो आपका आ जाएगा पशुपालन का राजस्थान की कृषि के अंदर योगदान। उम्मीद करता हूँ ये दो आपको जो अर्थव्यवस्था से संबंधित 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से इस चीज को समझे होंगे। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था होती क्या है, जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में भी आपने अच्छे से इसके बारे में जान लिए होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? आगे पढ़ते हैं अपन पशुपालन से संबंधित क्या है संस्थानों के बारे में। ठीक है, बेसिक से अपन स्ट्रक्चर पढ़ लिए कि पशुपालन होता क्या है। उसके बाद में जो पशुपालन है उसका जीडीपी में क्या योगदान है, क्या अपन पशु ऐसे पाल रहे हैं या उनका कोई उपयोग भी है, तो बहुत ज्यादा उपयोग है। पशुपालन अपने को करना ही करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं पशुपालन से संबंधित संस्थानों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पशुपालन से संबंधित संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला संस्थान आपके बोर्ड पर दिख रहा है, कौन सा है? एनडीआरआई।
कौन सा संस्थान है? एनडीआरआई। ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है वो एनडीआरआई का, ये यदि आपको ये दिख रहा है अच्छे से, इस पे लिखा हुआ भी है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका पूरा? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में मैं बात करूं इसकी, तो हिंदी में इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। क्या फुल फॉर्म होगी एनडीआरआई की? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। देश में पशुपालन से संबंधित मैं ये कह सकता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंस्टीट्यूट है आपका। एग्जाम की दृष्टि से मान लीजिए, चाहे आप पशुपालन की दृष्टि से मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये इंस्टीट्यूट है। और हर बार ये जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, कृषि पर्यवेक्षण में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है एनडीआरआई से रिलेटेड। चाहे तो इसकी स्थापना के बारे में कर लो, चाहे अपन आगे और जो अभी डिटेल से बात करने वाले हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में बात हो सकता है। चलिए देखिए, फुल फॉर्म की अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं ये है कहां पर। देखिए फुल फॉर्म तो अपन ने देख ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, लेकिन अब ये है कहां पर? देखिए वर्तमान में ये कहां पर है? आपकी करनाल के अंदर है। कहां पर है? करनाल। और करनाल कहां पर है आपका? हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? हरियाणा में। जो एनडीआरआई है आपकी वो कहां पर है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए एनडीआरआई कहां पर है आपकी? करनाल, हरियाणा के अंदर है। इसके बाद में बात करूं मैं इसकी स्थापना की। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी स्थापना की। देखिए स्थापना से रिलेटेड आपको कंफ्यूज बहुत बार किताबों में भी हो सकता है, बाय मिस्टेक गलती से लिख देते हैं, या फिर हो सकता है कुछ अधूरे नॉलेज की वजह से क्या है किताबें वाले हैं गलत लिख देते हैं, या फिर कई बार टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं वो भी क्या करते हैं अधूरे नॉलेज की वजह से हैं कई बार गलत बता देते हैं। तो आपके जो भी इससे रिलेटेड स्टेबलाइजमेंट ईयर, स्थापना की जो वर्ष है उससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा अभी एक आने वाली 5-7 मिनट में पूरा का पूरा आपको क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। देखिए स्थापना की मैं बात करूं एनडीआरआई की, तो एनडीआरआई की स्थापना हुई थी आपकी 1923 के अंदर। गुरुजी ये क्या करवा रहे हो? ये तो हमने कहीं नहीं देखा है। आप तो बिल्कुल गलत लिखवा रहे हो। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी गलत नहीं लिखवा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही लिखवा रहा हूं। देखिए एनडीआरआई की स्थापना है वो कब हुई थी? 1923 में ही हुई थी। और किस नाम से हुई थी? एनडीआरआई के नाम से नहीं हुई थी इसकी स्थापना। स्टार्टिंग में इसका नाम एनडीआरआई नहीं था, पहले दूसरा नाम था। और दूसरा नाम क्या था? वो नाम था इसका इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देखिए जब स्थापना हुई थी एनडीआरआई की उस टाइम में इसका नाम एनडीआरआई नहीं था, उस टाइम इसका नाम क्या था? इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका क्या नाम था? इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। क्या नाम था? इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। कब हुई थी? 1923 के अंदर। और उस टाइम में जब 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, वो कहां पर की गई थी? वो की गई थी आपकी बेंगलोर के अंदर। कहां पर की गई थी? बेंगलोर में। जब इसकी स्थापना हुई थी करनाल में नहीं हुई थी, पहले बेंगलोर में हुई थी। और किस नाम से हुई थी आपकी?
इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, चलिए सर आपने ये तो बता दिया इस नाम से हुई थी, लेकिन अभी इसको ये नाम क्यों बोलते हैं, कब पढ़ा, कैसे पढ़ा? तो चलिए अपन बात करते हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ा एनडीआरआई। चलिए 1923 के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है, वो रखनी है क्या? 1936, 1936। 1936 क्यों रखनी है? वो इसलिए रखनी है क्योंकि 1936 में जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, बदल दिया गया था, ये नाम नहीं रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये बच्चा है बड़ा हो गया था। पहले तो क्या है, ये पैदा हुआ, जन्म लिया 1923 में, तो इसके घर वालों ने अपना नाम रख दिया अपनी मर्जी से कि मैं ये नाम रख देता हूँ, ठीक है, रख लिया। लेकिन अब क्या है, बच्चा बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया? बच्चा 13 साल का हो गया है। तो अब क्या कर रहा है वो कि पापा मम्मी आपने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा है, मैं अब क्या करने वाला हूं, मेरा नाम चेंज करने वाला हूं, और मैं आज से अपना नाम क्या रखने वाला हूं? मैं अपना नाम रखने वाला हूं इंपेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। क्या रखने वाला हूं? अपना नाम इंपेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। इसने क्या नाम लिख लिया अपना? इंपेरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। कब रख लिया? 1936 के अंदर। कब रख लिया? 1936 के अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं। अभी देखिए 36 तक भी ये कहां पर है? आपके बेंगलोर में। अभी आपका करनाल नहीं लेके आए इसको, अभी भी कहां है? ये बेंगलोर में निवास कर रहा है। इसको ट्रेन नहीं मिल रही, अभी भी क्या नहीं मिल रहा है? इसको ट्रेन नहीं मिल रही, ना ही इसको क्या फ्लाइट मिल रही है कहां आने के लिए? करनाल आने के लिए। तो फिर ये करनाल कब आ रहा है गुरुजी? करनाल भी आएगा अभी थोड़ी देर बाद में, टिकट करवाने गया है। अब बात करते हैं 1947 की। कब की करते हैं? 1947 की। 1947 की मैं बात करूं 1947 की, तो इसका जो नाम है वर्तमान में, नाम जो है वो नाम दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? इसका नाम रख दिया गया था NDRI। क्या नाम रख दिया गया था? NDRI। कब रख दिया गया था? 1947 के अंदर। जो वास्तव में नाम है वर्तमान में जो अपन पढ़ रहे हैं NDRI, वो नामकरण कब हुआ था? 1947 के अंदर। कब हुआ था? 1947 के अंदर। 1947 के अंदर ये अपना क्या है? देश आजाद हुआ था। और देश तो आजाद हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते एक चीज दे गए थे। वो क्या दे गए थे? तंबाकू। गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ CTRI। क्या मतलब हुआ? CTRI आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम होता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। क्या है? CTRI। इसकी स्थापना भी कब हुई थी आपकी? 1947 के अंदर हुई थी। 1947 के अंदर अंग्रेज बोले हम तो जा रहे हैं, लेकिन देश को क्या देके जाते हैं? तंबाकू। आप लोग क्या है, तंबाकू खाते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, बीड़ी तंबाकू पीते रहिए। तो जाते जाते उन लोगों ने क्या दे दिया? तंबाकू। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी कब हुई थी आपकी? 1947 के अंदर हुई थी। और NDRI का जो ओरिजिनल नाम NDRI है वो भी कब रखा गया था आपका? 1947 के अंदर। गुरुजी ठीक है, NDRI का नाम भी रख दिया है, तो क्या अब ये करनाल आ गया? नहीं बेटा, अभी भी नहीं आया। अभी भी इसको टिकट नहीं मिली है, अभी भी इसको ट्रेन नहीं मिली है। अभी भी ये कहां पर है? बेंगलोर के जंक्शन में खड़ा है। कहां खड़ा है? बेंगलोर। तो फिर ये गुरुजी कब तक पहुंचेगा? बिल्कुल अब बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। चलिए पहुंचा देते हैं इसको। कहां पर? करनाल। 1955। देखिए आपकी किताबों में आपको किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा, हो सकता है ज्यादातर नोट्स में भी आपको लिखा मिल सकता है। 1955 क्या है? NDRI की स्टेबलाइजमेंट ईयर। ठीक है, अभी ये 1955 1955 है क्या? 1955 में क्या है आपकी? NDRI को क्या है? ट्रेन की टिकट मिल गई थी, और वो कहां आ गया था आपका? करनाल के अंदर आ गया था। कहां आ गया था? करनाल के अंदर। कौन आ गया था? NDRI। तो इसको बेंगलोर से है क्या हो गया है? स्थानांतरण हो गया इसका।
स्थानांतरण हो गया किसका, एनडीआरआई का, कहां पर, करनाल। और कब हुआ था ये, 1955 के अंदर। कब हुआ है, 1955 के अंदर। तो आपको दो डेटे हैं वो मोस्टली याद रखनी है इसके अंदर। वो तो है, पहली तो है 1923। यदि आपको पूछ लिया जाए, अभी मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, वो दोनों क्वेश्चन से आपको सोल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या कुछ लफड़ा रहता है क्वेश्चंस में। तो ओरिजिनल जो स्टेबलाइजमेंट की ईयर है एनडीआरआई की, वो तो है 1923, जबकि एनडीआरआई करनाल में स्टेबलाइजमेंट है वो कब हुई थी, 1955 के अंदर। चलिए दोस्तों, एक बात और कर लेते हैं एनडीआरआई के बारे में, फिर एनडीआरआई को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और वो लास्ट वाली बात कौन सी है, वो लास्ट वाली बात कब करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं 1989 1989 के अंदर की बात करने वाले हैं। उस टाइम क्या हुआ था, एनडीआरआई को क्या किया गया था, एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या घोषित कर दिया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। किसको, एनडीआरआई को। किसको, एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। कब, 1989 के अंदर। तो देखिए एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी तो घोषित कर दिया, लेकिन गुरुजी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये कौन सी खेत की मूली है, हमारा तो यही नहीं समझ में आ रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या या करवाते क्या है। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का हिंदी में कहते हैं इसको मानक विश्वविद्यालय। क्या कहते हैं, मानक विश्वविद्यालय। डीम्ड यूनिवर्सिटी का हिंदी में नाम है मानक विश्वविद्यालय। देखिए इसका केवल नाम ही मानक है, मतलब मानने वाला है, लेकिन ये सुनता किसी के बाप की भी नहीं है। क्या नहीं करता है, किसी के बाप की नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है, ये अपनी मर्जी चलाता है, इसके जो मन मर्जी में आए वो करता है, किसी के बाप की नहीं सुनता, ना किसी को कुछ करने देता, इसके जो मन में आ गया वो ही करता है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब होता है ये यूनिवर्सिटी क्या है, किसी के अंडर में काम नहीं करती है, अपनी मर्जी से काम करती है, किसी भी संस्था के अंदर काम नहीं करती। साथ ही साथ इसके सब कैंपस भी नहीं होते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंडर में बहुत सारी कॉलेजें होती है, सब कैंपस होते हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई सब कैंपस होता है, ना ही कोई इसके अंडर में दूसरी कॉलेजें आती है। इनका केवल और केवल क्या होता है, एक ही जगह इनका क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट होता है, एक ही जगह इनकी बिल्डिंग होती है, वहीं से सारा कुछ सिस्टम इनका चलता है। ये अपने ही नियम बनाते हैं, अपने ही कायदे बनाते हैं और अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो ये क्या है, मानक विश्वविद्यालय भी है। और इसकी मानक विश्वविद्यालय कब बनाया गया था, 1989 के अंदर। अभी चलिए दो क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूं। दो क्वेश्चन है, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, तो आप बिल्कुल इजी वे में ये बता सकते हो सर एनडीआरआई की स्थापना है। अब बिल्कुल कंफ्यूज दूर करके कि एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1923 के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी, बेंगलोर के अंदर हुई थी। ठीक है, एनडीआरआई की स्थापना कहां हुई थी, बेंगलोर के अंदर। ठीक है, कब हुई थी, 1923 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो है एनडीआरआई की करनाल में स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्या है, एनडीआरआई की करनाल में स्थापना कब हुई थी। तो करनाल में स्थापना कब हुई थी आपकी, वो हुई थी 1955। कब हुई थी, ये जो एनडीआरआई है बेंगलोर से बैठ के कब आया था, 1955 में। कहां पर, करनाल आ गया था। तो अभी एनडीआरआई से संबंधित आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी एनडीआरआई से संबंधित क्वेश्चन थे आपको इजीली समझा दिए गए हैं। अभी देखिए एक बार फिर से मैं फटाफट बता देता हूं, एनडीआरआई की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना है वो वर्तमान में तो ये कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर है, लेकिन जो ओरिजिनल इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी वो कहां हुई थी, आपकी बेंगलोर के अंदर हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1923 के अंदर। उसके बाद में 1936 के अंदर इसका क्या है, नाम चेंज कर दिया गया था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। उसके बाद में इसका 1947 में एनडीआरआई नाम रखा गया। 1955 के अंदर इसको क्या है, करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1955 के बाद में 1989 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।